हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे मैरिस ग्रोथ मैक्सिमाइजेशन मॉडल। ये मॉडल प्रोफेसर रॉबिन मैरिस ने दिया था 1964 में। किस चीज़ से रिलेटेड था ये मॉडल? ये मॉडल बात करता था ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस फर्म। ठीक है, इस मॉडल में क्या कहा था प्रोफेसर मॉरिस ने? उन्होंने ये कहा था कि बिजनेस में एक होते हैं ओनर्स और एक होते हैं मैनेजर्स। ओनर्स कौन होते हैं? ओनर्स होते हैं हमारे शेयर होल्डर्स। और मैनेजर्स कौन होते हैं? जो हमारे बिजनेस को मैनेज करते हैं। क्योंकि ओनर्स बिजनेस को मैनेज नहीं कर सकते, इसलिए ओनर्स हमारे अलग होते हैं और मैनेजर्स बिजनेस के अलग होते हैं। अब दोनों के ऑब्जेक्टिव्स भी अलग होते हैं। ओनर्स क्या चाहते हैं? ओनर्स कौन होते हैं? शेयर होल्डर्स। तो शेयर होल्डर्स क्या चाहते हैं कि हमारा प्रॉफिट बढ़े, हमारा शेयर बढ़े, मार्केट में जो हमारा शेयर है वो बढ़े। और मैनेजर्स क्या चाहते हैं? वो चाहते हैं हमारी सैलरी बढ़े, हमारी जॉब सिक्योरिटी रहे और हमारी जो फर्म है उसकी ग्रोथ हो। हमारी फर्म की ग्रोथ होगी तो उनका भी पर्सनल डेवलपमेंट होगा, उनको प्रेस्टीज मिलेगा। तो मैनेजर्स के हमारे ये ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। तो अब हम यहाँ देख सकते हैं कि एक गैप हो जाता है इनके गोल्स में। अब ये जो गैप है इसकी बात करी है मैरिस ग्रोथ मैक्सिमाइजेशन मॉडल में। तो ये जो गैप होता है हमारा ऑर्गेनाइजेशन में, ये ओवरऑल हमारी ऑर्गेनाइजेशन की हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता। तो इस चीज़ को मैनेजर्स को मैनेज करके चलना होता है कि हमारा शेयर होल्डर्स को भी सेटिस्फैक्शन मिले और हमारे मैनेजर्स को भी सेटिस्फैक्शन मिले। तो इस चीज़ की बात इस थ्योरी में की गई है। ठीक, तो अब इसको देखो, ये गैप है हमारा। ये गैप जो है इसको फिल करने की बात करी गई है इस थ्योरी में, मैरिस ग्रोथ मैक्सिमाइजेशन थ्योरी में। अब इसको कैसे हम फुलफिल करेंगे, इसको हम गैप को कैसे ब्रिज करेंगे? तो इस गैप को हम ब्रिज करेंगे बैलेंस्ड ग्रोथ रेट से। कैसे करेंगे? बैलेंस्ड ग्रोथ रेट से। इसमें क्या होता है, सपोज हमारे जो प्रॉफिट हुए हैं वो हैं 1000 रुपीज़। ठीक, अब उसमें से हमको प्रॉफिट्स देने हैं शेयर होल्डर्स को, और मैनेजर्स को जो है कंपनी के एक्सपेंसेस भी, जैसे कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट और एडवर्टीजमेंट जैसे खर्चे भी निकालने हैं। तो मैनेजमेंट के सामने क्या एक सिचुएशन आती है कि वो कितना रेशियो रखें इन दोनों खर्चों के बीच में। ठीक, तो अगर वो ज़्यादा एक्सपेंडिचर कर देते हैं R&D पे, जैसे यहाँ पर हुआ हुआ है, देखो, जैसे 1000 रुपये का प्रॉफिट था, 700 उन्होंने R&D पे खर्च कर दिए और सिर्फ 300 रुपये ही शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट करे, तो क्या होगा? शेयर होल्डर्स विल बी अनहैप्पी एंड दे विल सेल देयर शेयर एंड अल्टीमेटली प्राइजेस विल फॉल, शेयर प्राइस फॉल हो जाएंगे। तो ये एक अच्छी सिचुएशन नहीं है, मतलब शेयर होल्डर्स हमारे जो हैं वो सेटिस्फाइड नहीं हैं, जो कि कंपनी के लिए ओवरऑल अच्छा नहीं है। ठीक, तो मैरिस ने यही बोला कि इन दोनों में हमको एक बैलेंस बिठाकर रखना पड़ेगा। जो हमारा ग्रोथ के ऑब्जेक्टिव हैं उसको बैलेंस करके चलना पड़ेगा। ऐसा नहीं होना चाहिए हमारे ऑर्गेनाइजेशन में कि हम सिर्फ और सिर्फ ग्रोथ की तरफ देख रहे हैं और हम शेयर होल्डर्स को बिल्कुल इग्नोर करके चल रहे हैं। तो इस चीज़ में एक बैलेंस होना चाहिए। वो बैलेंस हम कैसे बिठा सकते हैं? देखो, देयर शुड बी अ बैलेंस्ड ग्रोथ। बैलेंस्ड ग्रोथ अब कैसे होगी ये हमें देखना है। मीन्स ग्रोथ भी हो जाए और शेयर होल्डर्स को प्रॉफिट भी मिले। ठीक, तो एक बैलेंस इस्टेब्लिश करने की ज़रूरत है। वो बैलेंस हम कैसे इस्टेब्लिश करेंगे? देखो, हमारे पास सपोज़ प्रॉफिट है हमारा सेम वही 1000 का,
हम मान के चलते हैं 1000 का हमारा प्रॉफिट है। तो अगर हम इस प्रॉफिट को इक्वल डिस्ट्रीब्यूट कर लें तो शेयर होल्डर्स भी हैप्पी और हमारा ग्रोथ का ऑब्जेक्टिव भी फुलफिल होगा। पहले वाले एग्जाम्पल में और इस वाले एग्जाम्पल में हमारा क्या डिफरेंस है देखो। पहले वाले एग्जाम्पल में हो रहा था यहाँ पे 700 खर्च और यहाँ पर हो रहा था 300। तो यहाँ पर क्या करा मैनेजमेंट ने, अपना R&D और एक्सपेंडिचर, R&D का जो एक्सपेंडिचर था, जो अपनी कॉस्ट थी वो कम कर दी। तो कैसे कम कर दी, उन्होंने अपनी जो ग्रोथ रेट होगी उसको कम करा होगा। हाई ग्रोथ रेट नहीं रखा होगा बल्कि उन्होंने बैलेंस्ड ग्रोथ रेट रखी होगी। अपने टारगेट्स जो हैं वो बैलेंस ग्रोथ के रखे होंगे, इसलिए ये चीज़ हमारी हो पाई। ठीक, तो इसको करने से हमारा क्या होगा, हमारा इस्टेब्लिश हो जाएगा बैलेंस, जिसको हम बोलेंगे बैलेंस्ड ग्रोथ रेट। देखो यहाँ ठीक। अब हम पढ़ लेते हैं इसमें हमने अभी तक क्या पढ़ा। According to Maris, managers aim to maximize growth of the firm, job security and salary। मतलब वो चाहते हैं हमारी सैलरी की ग्रोथ हो, हमारी जॉब सिक्योरिटी रहे और ओवरऑल फर्म का ग्रोथ हो, जिससे कि उनका पर्सनल डेवलपमेंट भी होगा, उनकी सैलरी बढ़ेगी, उनकी प्रेस्टीज बढ़ेगी। ठीक, वेयर एज एट द सेम टाइम शेयर होल्डर्स का क्या ऑब्जेक्टिव होता है, उनका ऑब्जेक्टिव होता है मैक्सिमाइजेशन ऑफ डिविडेंड एंड प्रॉफिट्स। ठीक, तो अब यहाँ पे क्या आ गया, एक गैप आ गया जिसको ब्रिज करने की ज़रूरत है। वो हम कैसे ब्रिज करेंगे, बैलेंस्ड ग्रोथ रेट से, ना कि हायर ग्रोथ रेट से। तो हायर ग्रोथ रेट हम नहीं अपनाएंगे, हम बैलेंस्ड ग्रोथ रेट अपनाएंगे। कैसे, 50-50 में डिस्ट्रीब्यूट करके अपना प्रॉफिट। ठीक, तो यहाँ लिखा है क्लियरली देयर इज़ अ गैप बिटवीन द शेयर होल्डर्स गोल एंड द मैनेजर्स गोल, जो कि अच्छा नहीं है हमारी ओवरऑल कंपनी की हेल्थ के लिए। ठीक, देन फिर क्या है, clearly there is a gap between the shareholders goal and the manager's goal, therefore in order to bridge the gap between two goals, मैरिस ने क्या किया, मैरिस ने डेवलप की एक मॉडल ऑफ बैलेंस्ड ग्रोथ। ठीक, उसमें उसने क्या बताया, उसमें उसने स्टेट करा दैट इफ मैनेजर्स एम हायर ग्रोथ, अगर उन्होंने हायर ग्रोथ एम करी, हमारे फर्स्ट वाले एग्जांपल के जैसे हायर ग्रोथ 7:3 का रेशियो जिसमें था, दे विल स्पेंड मोर ऑन रिसर्च। उनका जो टारगेट होगा वो ज़्यादा होगा, तो उनको खर्चा उसको अचीव करने के लिए ज़्यादा करना पड़ेगा। जैसे रिसर्च एंड डेवलपमेंट में उनको ज़्यादा खर्चा करना पड़ेगा, ज़्यादा एडवर्टीजमेंट करना पड़ेगा, तो तभी वो गोल अचीव होगा। Due to this, more profit will be used for promotion purpose and will have lesser share of dividend for the shareholders. ठीक, therefore managers should choose balanced growth rate over high growth rate। हाई ग्रोथ रेट जो हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल था और बैलेंस ग्रोथ रेट हमारा 50-50 वाला, 50-50 वाला जो एग्जाम्पल था, सेकेंड वाला एग्जाम्पल। ठीक, तो दे शुड चूज़ बैलेंस्ड ग्रोथ रेट ओवर हाई ग्रोथ रेट। सेकेंड, अब उन्होंने ये भी सजेस्ट करा कि हमारा जो ग्रोथ है वो और कैसे हो सकती है। एक और तरीका होता है हमारा ग्रोथ को अचीव करने का, दैट इज़ डिफ्रेंशिएटेड डाइवर्सिफिकेशन। अब हम देखते हैं क्या होता है। मैरिस ऑल्सो सजेस्टेड दैट द फर्म कैन ऑल्सो ग्रो इन साइज थ्रू क्रिएशन ऑफ न्यू प्रोडक्ट्स दैट विल क्रिएट न्यू डिमांड। मतलब अगर हम न्यू प्रोडक्ट कोई हमारी कंपनी में जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट हैं वो तो हैं ही, अब उनके अलावा हम एक और प्रोडक्ट लाइन हम अपनी इंट्रोड्यूस कर दें तो उससे क्या होगा, हमारी डिमांड बढ़ जाएगी जो कि प्रॉफिट जनरेट करेगी। तो उससे हमारी कंपनी की ग्रोथ होगी और
इसको हम बोलते हैं डिफरेंशिएटेड डाइवर्सिफिकेशन। यहाँ डिफरेंशिएटेड इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ पर हम ऐसे प्रोडक्ट्स की बात कर रहे हैं, यहाँ जो ये प्रोडक्ट्स की बात हो रही है वो ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिनका कोई मार्केट में क्लोज सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं है, तभी ये यहाँ पे अप्लाई हो रहा है। तो यहाँ पे ये डिफरेंशिएटेड वर्ड यूज़ करना ज़रूरी है। तो ये डिफरेंशिएटेड डाइवर्सिफिकेशन कहलाता है। मतलब कंपनी एक और प्रोडक्ट, हमारा न्यू प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस कर रही है जो कि क्रिएट करेगा मार्केट में डिमांड को, ठीक। उससे हमारी कंपनी की ग्रोथ होगी। Here also the relationship between growth and profit is positive। देखो शुरुआत में तो ग्रोथ और जो प्रॉफिट होगी उसकी जो रिलेशनशिप होगी वो पॉजिटिव होगी, ठीक है। मतलब ग्रोथ भी होगी कंपनी की और प्रॉफिट्स भी आएंगे, लेकिन ये तब तक होगा जब तक आप एक बैलेंस बिठा के रखे हुए हैं। किस चीज़ में? ग्रोथ रेट में। जब तक आप बैलेंस बिठा के रखे हैं किस चीज़ में? जो आपके एक्सपेंसेस हैं और जो आप शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, ठीक। तो बैलेंस बिठाने के लिए हमको अपने ग्रोथ रेट जो होगा वो लो रखना पड़ेगा। तो व्हेन देयर इज़ फर्दर डाइवर्सिफिकेशन, फिर जब मतलब इसका कहने का मतलब ये है कि एक पॉइंट पे आकर एक पॉइंट तक ही इसमें पॉजिटिव हमको रिलेशनशिप देखने को मिलेगा ग्रोथ और प्रॉफिट में। फिर उसके बाद आपको ये देखना पड़ेगा कि आप आगे वो कैसे उसका रिलेशनशिप कैसे उसको मैनेज करते हो, मतलब कैसे बैलेंस करते हो अपने ग्रोथ रेट को। आपका जैसे फर्दर अगर आप डाइवर्सिफिकेशन करते हो, व्हेन देयर इज़ फर्दर डाइवर्सिफिकेशन, तो क्या होगा? फर्दर डाइवर्सिफिकेशन होगा when there is further diversification the growth rate will increase। जैसे जैसे और डाइवर्सिफिकेशन होगा तो ग्रोथ रेट और ज़्यादा इंक्रीज होगा एंड द रिलेशनशिप ऑफ द प्रॉफिट एंड ग्रोथ विल बिकम नेगेटिव। वो इतना ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा, जब आपका ग्रोथ रेट इंक्रीज होगा तो आपको एक्सपेंडिचर ज़्यादा करने की ज़रूरत पड़ेगी। अब ज़्यादा आप एक्सपेंडिचर कर देंगे तो फिर शेयर होल्डर्स के पास कम शेयर जाएगा, जिससे कि इम्बैलेंस हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर ये ध्यान रखने की ज़रूरत है कि एक पॉइंट तक हमारा ये पॉजिटिव रिलेशनशिप रहता है ग्रोथ और प्रॉफिट के बीच में। उसके बाद आपको खुद इस्टेब्लिश करना पड़ेगा इनका रिलेशनशिप, खुद मैनेज करना पड़ेगा, ठीक। तो इसमें थ्योरी में हमारा यही था। इसको हम इक्वेशन के फॉर्म में इस तरीके से लिखते हैं, बैलेंस्ड ग्रोथ, जिसको हम जी से डिनोट करते हैं। बैलेंस्ड ग्रोथ डिनोटेड बाय जी, स्मॉल जी, इज इक्वल टू जी डी। जी डी का मतलब क्या होता है? ग्रोथ ऑफ जो फर्म का प्रोडक्ट है, जो हमारी फर्म है उसका जो प्रोडक्ट है उसकी डिमांड की ग्रोथ, ठीक। जी सी क्या है? जी सी है ग्रोथ ऑफ कैपिटल सप्लाई। कैपिटल सप्लाई मतलब कैपिटल क्या होता है? कैपिटल मीन्स बिजनेस कैसे बनता है। कैपिटल से बिजनेस शुरू करने के लिए क्या चाहिए होता है? कैपिटल चाहिए होती है, मतलब मनी। तो मतलब मनी, ग्रोथ ऑफ मनी, ये किसका ऑब्जेक्टिव होता है? ग्रोथ ऑफ कैपिटल होता है हमारे शेयर होल्डर्स का ऑब्जेक्टिव। वेयरएज ग्रोथ ऑफ फर्म का प्रोडक्ट, ये होता है ऑब्जेक्टिव हमारे मैनेजर्स का, ठीक है। तो जब ये दोनों ऑब्जेक्टिव्स हमारे इक्वल होंगे, जैसे देखो यहाँ लिखा है, तभी हमारा बैलेंस्ड ग्रोथ इस्टेब्लिश होगा। इसी को हमने यहाँ इक्वेशन की फॉर्म में लिख दिया। देखो ये स्मॉल जी है, ये है हमारा बैलेंस्ड ग्रोथ का, ठीक है। तो ये हो गया बैलेंस्ड ग्रोथ इज इक्वल टू ग्रोथ ऑफ डिमांड ऑफ फर्म्स प्रोडक्ट एंड द ग्रोथ ऑफ कैपिटल सप्लाई। तो जहाँ पे वो दोनों इक्वल होंगे, दोनों के ऑब्जेक्टिव्स
एक पॉइंट पर आकर हमारे इक्वल होंगे, सेटिस्फाइड होंगे दोनों, वहाँ पे हमारी बैलेंस्ड ग्रोथ इस्टेब्लिश हो जाएगी। तो ये था मैडिस का ग्रोथ मैक्सिमाइजेशन मॉडल या थ्योरी। अब इसके जो आगे का है, मतलब कुछ ग्राफ्स के थ्रू हम समझेंगे कि ये कैसे ग्राफ्स के थ्रू समझी जाती है। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय।